नमस्कार दोस्तों हमारे देश में सड़कों की क्या हालत है, स्पेशली नेशनल हाईवेज की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप देखते रहते होंगे कि जो रूल फॉलो नहीं करता वो ज्यादा ज्ञान दे देता है रूल फॉलो करने वाले को कि देखो ये तो भारत है, इसमें तो यहीं ऐसा ही चलता है। और अल्टीमेटली इसका खामियाजा ये होता है कि पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन है। अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद जो एक्शन लेना चाहिए वो होता नहीं और लोगों की जानें जाती हैं। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन लिया है। क्या है कि पिछले साल 2 बड़े हादसे हुए थे, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया केस को और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय जारी किया है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 21 है उसमें भी चीजों को जोड़ा गया है और 13 डायरेक्शंस जारी की हैं सरकार को। आप देख सकते हो ये खबर, सुप्रीम कोर्ट रोल्स आउट स्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी नॉर्म्स, बैन्स इलीगल पार्किंग एनक्रोचमेंट्स। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया, कौन कौन से स्टेप लिए, इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर मिल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी दी जा रही है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरवीन किया। क्या है, जैसा मैं आपको बता रहा था 2025 में 2 बड़े हादसे हुए थे, हाईवे पर एक्सीडेंट हुए थे जिसकी वजह से 34 लोगों की जानें गई थी। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला हादसा हुआ था 2 नवंबर 2025 को। ये बेसिकली जो भारत माला एक्सप्रेसवे है जो जामनगर को अमृतसर से कनेक्ट करता है, तो वहां पर यह हादसा ये हुआ कि एक बेसिकली बस जा रही थी, उसमें पिलग्रिम्स थे और वो क्या करती है, वो टक्कर मार देती है किसको, एक खड़ी हुई ट्रेलर, जो एक पूरी बस होती है ना, ट्रक होता है जो जिसमें सामान लद कर जाता है, वो साइड के रोड के साइड में खड़ा हुआ था। और कई बार ये देखने को मिलता है कि ये इलीगल तरीके से किया जा रहा है, हाईवे पर आप इस तरह से खड़ी नहीं कर सकते। और जो पूरी की पूरी बस है वो उसमें जाकर टकराती है और आप सोचिए 15 लोगों की जानें जाती हैं, बहुत से लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। फिर अगले ही दिन 3 नवंबर को तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक पत्थर से भरी हुई जो लॉरी थी वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी और ये नेशनल हाईवे पर क्या करती है, जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की बस होती है उसमें जाकर टकरा जाती है। बेसिकली बताया जा रहा है कुछ गड्ढे वगैरह से बचने के लिए, और 19 लोगों की इसमें जाने जाती हैं, जिसमें एक 40 दिन का बच्चा था, जस्ट पैदा ही हुआ था। और इसी को देखते हुए ये दोनों जो एक्सीडेंट हुए, इसी को मामले की सुनवाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पहले समझिए। नेशनल हाईवे कितना है हमारे देश में, जितना भी रोड नेटवर्क है ना, चाहे वो स्टेट हाईवेज का हो, रूरल डिस्ट्रिक्ट का रोड्स हो, जितना भी आप ले लो, उसका सिर्फ 2% रोड नेटवर्क सिर्फ नेशनल हाईवे का है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जितनी भी एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, 30% मृत्यु ये आपको नेशनल हाईवे पर देखने को मिलेगा। मतलब इसका साफ हुआ कि हम नेशनल हाईवे पर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। बेसिकली हाई स्पीड में गाड़ियां जा रही होती हैं लेकिन उसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया जाता। अगर यहीं पर पूरा फोकस कर दिया जाए ना, तो बहुत सी जानें यहाँ पर बच सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको केस की बात कर रहा था, सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन, आप सब जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 142 के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से यहां पर ऑर्डर पास कर सकती है और वो ऑर्डर एक कानून की तरह होता है। यहां पर पूरे देश में उसको लागू किया जाता है, भले ही पार्लियामेंट से कानून पास हुआ हो ना हुआ हो। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर रही है, ये पूरे देश में इसका पालन किया जाता है, वो एक कानून की तरह एक्ट करता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन के तहत खुद से ही संज्ञान लिया और कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस यहां पर जारी किए और साफ साफ कहा है कि ये इंडिविजुअल नेग्लिजेंस से चीजों को हटाना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की तरफ हमें जाना चाहिए। और इसी जजमेंट के तहत जो सबसे बड़ा फैसला लिया वो था आर्टिकल 21 का। मतलब ये कहा गया है कि राइट टू लाइफ में सेफ मोबिलिटी एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजों को इंटरप्रेट किया गया ना कि क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थ, ये सब राइट टू लाइफ का पार्ट है। सेम उसी प्रकार से सेफ रोड्स भी राइट टू लाइफ का आपका ऐड होगा। मतलब अब सेफ रोड हो, अगर आपको लगता है कहीं पर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, बोल सकते हो कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो है पालन नहीं हो रहा है।
तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये एक बड़ा डिसीजन होता है आर्टिकल 21। अच्छा, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? बेसिकली कोर्ट ये कह रहा है कि जो हाईवेज है ना, वो डेंजर का रास्ता नहीं हो सकता कि हर समय लोग एकदम डेंजर में रहकर चलें, ऐसे तो कैसे चीज़ें चलेंगी। और इसके पीछे का प्रिंसिपल यही है कि हर एक जो अवॉइडेबल डेथ है, मतलब जो डेथ को हम अवॉइड कर सकते थे फिर भी मृत्यु हुई, ये स्टेट का फेलियर माना जाएगा। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि रोड खराब है, आपके पास पैसा है नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड को ऐसे ही छोड़ दोगे। और सेफ्टी नॉन नेगोशिएबल ऑब्लिगेशन है एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो देखो सबके ऊपर होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो कोर्ट ने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। अक्सर हमारे देश में क्या होता है, ब्लेम चलता रहता है, शिफ्ट करते रहते हैं, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आज सभी को शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो 13 डायरेक्शंस क्या जारी किए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला जो 3 डायरेक्शन था वो इमीडिएट जो खतरा है उससे रिलेटेड था, जिसमें पहला है आपका रोड साइड पार्किंग। अक्सर क्या होता है, जो हाईवेज हैं, आप जा रहे हो और उसके साइड में अक्सर लोग जो हैं, कई बार तो मैं हैरान हो जाता हूं कि रोड पर ही पार्क कर देते हैं। मान लो अगर 3 लेन है तो ये जो आखिरी वाली लेन होती है, लोग वहीं पर पार्क करके बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। अरे भाई, हाईवेज होते ही नहीं, हाईवेज तो छोड़ो, मैंने एक्सप्रेसवे पर देखा है, मुंबई एक्सप्रेसवे, कई जगह आप सबने भी नोटिस किया होगा, पता नहीं कैसे नेग्लिजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ट्रक हो, वो कैरेज वेज जो होता है, जो सोल्जर होता है, जो किनारा होता है रोड के, वहाँ पर गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। जो खड़ी हुई ट्रक होती है वो एक बहुत बड़ा कारण होती है फैटल कोलिजन्स की। अक्सर गाड़ियाँ आती हैं और उस ट्रक में टकरा जाती हैं, और स्पेशली ये खतरा रात को होता है। और कई बार आपने देखा होगा ट्रक के पीछे लाइट कई बार होता ही नहीं है। ज़्यादातर ट्रक्स में आप देख लो, पुरानी ट्रकें चल रही हैं, पीछे कुछ लाइट है नहीं, कोई चमकती हुई चीज़ है नहीं, और आपको कई बार दिखाई नहीं देगा, कोई गाड़ी आया और वहाँ से जाके टकरा गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको सुधारने के लिए कहा गया कि कोई भी रोड साइड पार्किंग तो नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट। अक्सर यहाँ पर ढाबा, छोटे छोटे शॉप्स, स्ट्रक्चर, हरे हाईवे के किनारे वो हो ही नहीं सकते। मतलब उनके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, एकदम साइड में एक रास्ता निकलना चाहिए हाईवे से थोड़ा सा, और वहाँ पर जाकर होना चाहिए। अभी तो क्या है, क्योंकि गुमटी छोटी छोटी शॉप्स जो हैं वो हाईवे के किनारे लगा देते हैं, ये इलीगल है, वो सब नहीं होना चाहिए। और 60 डेज के अंदर अंदर इसको पूरा हटाना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है। फिर इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ लाइसेंस, मतलब यहाँ पर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हाईवेज पर बिना लाइसेंस के नहीं हो सकती। सेफ्टी क्लियरेंस होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस दिया भी गया उसको रिव्यू किया जाए कि कहीं वो खतरा तो नहीं बन रहा है। स्पेशली पेट्रोल पंप, ईटरीज, ये जितने भी फैसिलिटीज हैं रोड साइड, उनके ऊपर निगरानी करनी होगी। तो ये पहला 3 डायरेक्शन। फिर उसके बाद जो 3 डायरेक्शन है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन से रिलेटेड है। यहां पर देखो, जाहिर सी बात है कि जो रोड साइड के मतलब रोड के किनारे जो कई बार लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसकी वजह ये भी है कई बार कि यहाँ पर प्रॉपर ले बाइज नहीं है, जो रेस्ट एरियाज होना चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्रॉपर पार्किंग जोन्स हो, समय समय पर टॉयलेट्स हों, फूड फैसिलिटीज़ हों, और ये बेसिकली उसी को एड्रेस कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोग यहाँ पर गलत तरीके से गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। फिर एक और है इमरजेंसी रिस्पॉन्स नेटवर्क। कई बार मान लो एक्सीडेंट हो भी गया, तो ये पहला जो कुछ घंटा होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो वहां पर अगर इंसान की जान बच जाए तो बच सकती है। तो इसके लिए हर 75 किलोमीटर के अंदर अंदर एक एम्बुलेंस होना चाहिए और क्रेन की सर्विस होनी चाहिए। फिर इसके अलावा ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करना है। अगले 45 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर आपको ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करना होगा, मतलब ऐसे स्पॉट जहां पर अक्सर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, और कई बार होता भी है। जैसे मान लो कोई सड़क जा रही है, सड़क जाते जाते अचानक से टर्न हो जाती है, और कई बार यहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलता और आप जाकर एक्सीडेंट कर देते हो। तो ये प्रॉपर साइनेज, लाइटिंग, स्पीड ब्रेकर, ये सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो ये 45 दिन में हो जाना चाहिए। फिर अगला जो 2 डायरेक्शन है वो टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग से है। आज को तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, कैमराज, स्पीड सेंसर्स, जीपीएस, इन सब का आपको इस्तेमाल करना है ताकि स्ट्रिक्ट तरीके से एनफोर्समेंट किया जा सके। फिर ड्रोन और फिजिकल इंस्पेक्शन भी करना है, मतलब कंटिन्यूस सर्विलेंस करना है, सिटीजन कंप्लाइंट इंटीग्रेशन होना चाहिए ताकि टेक का इंटीग्रेशन हो और यहाँ पर जाने बच सकें। तो ये आपका 8 हो गया। फिर अगले यहाँ पर जो 3 डायरेक्शन है वो
एनफोर्समेंट और गवर्नेंस से है। 9वां है बेसिकली यहाँ पर डेडिकेटेड हाईवे पेट्रोल होना चाहिए, मतलब इलीगल पार्किंग ना हो, स्पीडिंग ना हो, वायलेशंस ना हो, तो प्रॉपर पेट्रोलिंग होनी चाहिए समय समय पर हाईवेज पर, ताकि इसकी निगरानी की जा सके। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनना चाहिए, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, पुलिस, हाईवे अथॉरिटीज होने चाहिए। इसका मेन पर्पज यही होगा कि लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन हो, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके। और इसके अलावा जो 11वां है वो है आपका इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, मतलब ये रूल्स हर एक राज्य में यूनिफॉर्म तरीके से लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपी में एक लॉ है, मध्य प्रदेश में दूसरा और फिर महाराष्ट्र में कुछ और ही है। इस तरह की चीजें होंगी तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। और लास्ट के जो 12 और 13वें वाले डायरेक्शन है वो अकाउंटेबिलिटी का है, कि पब्लिक कंप्लेंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब हेल्पलाइन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ताकि पब्लिक बता सके कि ये दिक्कत है। और इन ये जितनी भी चीज़ें उसका टाइम बाउंड कंप्लायंस हो, 30 to 75 डेज का डेडलाइन दिया गया है। अब देखते हैं सरकार इसको कर पाती है नहीं कर पाती है, लेकिन देखो इतना आसान नहीं होने वाला। कहने को तो बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आप सब जानते हो हमारे देश की हालत क्या है, चाहे कानून बन जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना। एक तो फेडरल कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी स्टेट के साथ मिलकर सब कुछ ये इंप्लीमेंट करना, क्या आपको लगता है इतनी आसानी से हो पाएगा? फिर फंडिंग का कंस्ट्रेंट तो है ही है, सरकार कहेगी भाई पैसे ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बातें तो बड़ी बड़ी कर दी हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे? फिर इसके अलावा एनफोर्समेंट, मतलब कितना भी आप कानून ला दो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर दे, जब तक प्रॉपर मैन पावर नहीं होगा, करप्शन हमारे सिस्टम से नहीं हटेगा, तब तक ये प्रॉपर एनफोर्स नहीं हो सकता। और इनफॉर्मल इकोनॉमी का भी रेसिस्टेंस आएगा। आप हटाने जाओ, एनक्रोचमेंट वगैरह को हटाओ, देखो क्या बैकलैश होता है। इतना आसान थोड़ी है कि वहाँ से कोई मान लो 5 साल से काम कर रहा है उस जगह पर, आप उसको हटाओ, देखो कितने बैकलैश वगैरह होंगे। लेकिन अगेन सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे तो क्या नहीं हो सकता। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे ना, पहले का क्या अप्रोच होता था रोड सेफ्टी को लेकर, कि पॉलिसी बनाएंगे ऐसा होगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राइट बेस्ड कर दिया है, राइट टू लाइफ का पार्ट माना है। एनफोर्समेंट पहले बहुत ही कमजोर था, फ्रेगमेंट था, अब इसको सेंट्रलाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड कर दिया है। फोकस पहले एक्सीडेंट के बाद के ऊपर ज्यादा फोकस होता था, अब प्री एक्सीडेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फोकस कर रहा है। और अकाउंटेबिलिटी पहले कुछ थी नहीं, अब यहाँ पर टाइम बाउंड कर दिया, मॉनिटरिंग के लिए बोला गया है। और ये बहुत बड़ा चीज होगा देखने वाला, कि क्या सरकार इसको कर पाती है कि नहीं। और देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। भारत आप देखो तो लार्जेस्ट रोड सेफ्टी क्राइसिस आपको मिलेगा पूरी दुनिया में। हर साल सोच के देखिए 4.7 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, हर साल 1.7 to 1.8 लाख डेथ्स होते हैं, मतलब हर दिन 485 डेथ, और हर दिन 1300 से ज्यादा क्रैशेस होते हैं। सो इंडिया रैंक्स अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली इन रोड फैटेलिटीज। तो क्वेश्चन यही है कि अब आगे क्या कर सकते हैं। एक तो सरकार को नेशनल रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनानी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि लोगों को मॉनिटर किया जाए, उनको देखा जाए। और जो मोटर व्हीकल एक्ट एनफोर्समेंट है इसको और मजबूत किया जाए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता तो भाई कि ये चीज़ें हैं, ये कानून है, ये आपका हक है, तब तो चीज़ें हो पाएंगी। देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं, बट आई होप कि ये जो लेटेस्ट खबर आई थी उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है हाईवेज वगैरह रोड से रिलेटेड भारत के, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से लिख सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।